जरा सोचिए, अगर हमें यही ना पता हो कि हमारे देश में कितने लोग हैं, कौन कहाँ रहता है, किसकी क्या स्थिति है, तो सरकार योजनाएं कैसे बनाएगी? कहाँ स्कूल चाहिए, कहाँ अस्पताल चाहिए, किस इलाके में कितने घर हैं, पानी बिजली की कितनी जरूरत है, ये सब कुछ तभी तय हो सकता है जब हमें सही जानकारी मिले। और यही काम करती है जनगणना। जनगणना यानी देश के हर व्यक्ति से जुड़ी जानकारी को एक जगह पर इकट्ठा करना। इसमें गिनती तो होती ही है, साथ में यह भी दर्ज होता है कि लोग कहाँ रहते हैं, उनकी शिक्षा क्या है, रोजगार कैसा है और समाज की स्थिति क्या है। यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक अभ्यासों में गिना जाता है। और जब बात भारत यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की होती है तो ये और भी खास हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि भारत में ये परंपरा शुरू कब हुई? थोड़ा सा नहीं, बहुत पीछे जाएं तो इसके निशान हमें प्राचीन काल से मिलते हैं। ऋग्वेद में जनसंख्या का जिक्र है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह साफ लिखा है कि राज्य को टैक्स की नीति बनाने के लिए लोगों के आंकड़े रखने चाहिए। मुगल काल में अकबर की किताब आईने अकबरी में जनसंख्या, उद्योग और संपदा का पूरा ब्यौरा दर्ज किया गया है। यानी लोगों की गिनती और जानकारी जुटाना कोई नई बात नहीं है, हमारी पुरानी परंपरा का ही हिस्सा है। ब्रिटिश शासन में जनगणना को औपचारिक रूप दिया गया, यानी इसे थोड़ा सा व्यवस्थित करने की कोशिश की गई। कब? 1872 में। तब पहली बार पूरे भारत में जनसंख्या हुई, लेकिन ये गैर तुल्यकालिक थी। गैर तुल्यकालिक का अर्थ ये होता है कि एक बार में जब चीजें एक साथ शुरू नहीं होती पूरे पटल पर, तब उसे गैर तुल्यकालिक कहा जाता है। और तुल्यकालिक वो जबकि एक साथ एक पूरे सिस्टम को एक्टिवेट किया जाए, एक बड़े ज्योग्राफिक क्षेत्र में, एक बड़े ज्योग्राफिक इलाके में जब पूरे सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है, उसे तुल्यकालिक कहते हैं। ये शब्द का अर्थ था, मुझे लगा आपको बता दूं। 1872 के बाद 1881 की बात आती है। तब पहली बार पूरे देश की तुल्यकालिक जनगणना हुई, यानी एक ही दिन सभी जगह गिनती शुरू की गई। तब से लेकर आज तक हर 10 साल में यह अभ्यास लगातार होता रहा है। इतिहास में कुछ जनगणनाएं बेहद खास रहीं और यह जरूरी है कि जब भी जनगणना की बात हो तब इनकी बात होनी चाहिए, इन्हें बताया जाना चाहिए और आपके लिए इन्हें सुना जाना बेहद जरूरी है। तो शुरू करेंगे 1981 की जनगणना से। इसे कहा गया द ग्रेट डिवाइड। इसे ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि उस दशक में पहली बार आबादी घटी थी। आबादी घटने के पीछे एक कारण था 1918 की एक महामारी फ्लू। एक पूरे दुनिया भर के लिए बड़ा संकट हो चुका था। करोड़ों लोगों की जान उसमें गई थी। भारत भी उससे अछूता नहीं था। यहां पर भी लाखों लोगों को इस बीमारी का सामना करना पड़ा था और इसी की वजह से पहली बार आबादी घटी थी। यानी इसके पहले जो जनगणनाएं हुई थी उसमें 1921 की जनगणना में कुछ अंतर आया था। फिर 1971 की जनगणना का जिक्र करना जरूरी है। तब पहली बार विवाहित महिलाओं से उनकी प्रजनन क्षमता पर सवाल पूछा गया। 1991 में साक्षरता की परिभाषा बदली गई और 7 साल से ऊपर की उम्र वालों को साक्षर माना गया। नई सदी यानी 2001 में जब पहली बार जनगणना हुई तब तकनीक का इस्तेमाल हुआ और ये जनगणना भी बेहद खास मानी जाती है। तब फॉर्म स्कैन करके लोगों का डिजिटल डेटा बनाया गया। साल 2011 की जनगणना में कुछ नए तथ्य सामने आए, खासतौर पर जो हिंदी पट्टी है यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, इन जैसे राज्यों की जनसंख्या वृद्धि में गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही 2011 में एक और बड़ा अभ्यास शुरू हुआ। इसे कहा गया SECC यानी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना SECC। इस SECC में हर परिवार की आर्थिक स्थिति और जाति की जानकारी ली गई। ऐसा करने के पीछे एक कारण था। जरूरी था यह जानना कि सरकार ये तय कर सके कि किन वर्गों को ज्यादा मदद की जरूरत है, किसे आरक्षण या योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और इस जानकारी के आधार पर जो आने वाली नीतियां थीं, जो आने वाले काम थे, सरकार ने उस तरह से इंप्लीमेंट किए। अब अगर बात करें आज की, तो जनगणना सिर्फ आंकड़े इकट्ठे करने भर का काम नहीं रह गया है। ये सुशासन की रीढ़ है।
इसी से यह तय होता है कि संसद और विधानसभाओं में कितनी सीटें होंगी, राज्यों को कितनी फंडिंग मिलेगी और कौन से इलाकों में किस तरह की नीतियां लागू करनी है। यकीन की शायद आप कर पाएंगे कि बड़े उद्योग यानी जो निजी क्षेत्र है वो भी अपनी रणनीति बनाने के लिए इन्हीं आंकड़ों का सहारा लेते हैं। अब बात आती है सबसे नई और बड़ी बात की, यानी 2021 की जनगणना की। 2021 की जनगणना कोविड महामारी के कारण टल गई थी, लेकिन ये जब होगी तो पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। इसका मतलब यह है कि लोग खुद भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर से डेटा भर सकेंगे। कैसे भर सकेंगे वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन ये पहली बार होगा और ये बेहद खास होगा जब हम और आप भी इस पूरे प्रशासनिक अभ्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। इतना ही नहीं, पहली बार ये भी दर्ज होगा कि अगर किसी परिवार का मुखिया ट्रांसजेंडर है तो उसकी पहचान भी जनगणना में होगी। यानी ये अभ्यास अभी और भी ज्यादा समावेशी और आधुनिक बनने जा रहा है। तो दोस्तों, जनगणना सिर्फ गिनती नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारे वर्तमान की तस्वीर है और हमारे भविष्य की नींव है। तो अगली बार जब कोई जनगणना कर्मचारी आपके दरवाजे पर आए तो याद रखिए कि आप सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे हैं, बल्कि देश की आने वाली दिशा को भी तय करने में अपना योगदान दे रहे हैं।